कहते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अभी हम लोग मनोविकार संबंधी क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें आज बारी है वातोन्माद यानी हिस्टीरिया का। ठीक है, ये एक मानसिक विकार होती है हिस्टीरिया, जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक मेंटल डिजेबिलिटी होती है जिसका उद्देश्य चेतना के क्षेत्र को सीमित करना होता है। ठीक है, यानी हिस्टीरिया जो होती है वो हमारे चेतना के क्षेत्र को सीमित कर देती है। साथ ही स्मरण शक्ति भी कमजोर हो जाती है तथा पर्सनालिटी जो होता है वो बदल जाता है, और गतिजनक तथा संवेदी कार्य प्रणाली भी इसमें प्रभावित होती है। ठीक है, हिस्टीरिया जो है वो एक मानसिक डिसऑर्डर है जिसमें चेतना का जो क्षेत्र होता है वो सीमित हो जाता है, साथ ही स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है तथा व्यक्तित्व जो होता है वो बदल जाता है। साथ ही गतिजनक और संवेदी कार्य प्रणाली भी इसमें प्रभावित होती है। गतिजनक और संवेदी कार्य प्रणाली में अनियमितता से पैदा हुई अवस्था को रूपांतरण प्रतिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो हिस्टीरिया के कारण गतिजनक और संवेदी कार्य प्रणाली में अनियमितता आ जाती है या इसकी प्रणाली प्रभावित हो जाती है, उस अवस्था को हम लोग रूपांतरण प्रतिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जो कि हिस्टीरिया में देखने को मिलता है। इसमें चेतना के क्षेत्र में बाधा आने से स्मरण शक्ति का लोप और व्यक्तित्व के बदल जाने की अवस्था को हम लोग वियोजन प्रतिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, हिस्टीरिया में दो और अवस्थाएं गुजरती है, जिसमें पहला होता है रूपांतरण प्रतिक्रिया और दूसरा होता है वियोजन प्रतिक्रिया। रूपांतर प्रतिक्रिया जो होती है वह गतिजनक और संवेदी कार्य प्रणाली में अनियमितता से पैदा होती है, और चेतना के क्षेत्र में बाधा आने से जो स्मरण शक्ति यानी याद रखने के जो शक्ति होता है उसमें लोप होता है, साथ ही पर्सनालिटी जो बदल जाता है, उसी को हम लोग वियोजन प्रतिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो हिस्टीरिया में दो चेंजेस आते हैं, पहला रूपांतरण और दूसरा वियोजन। आगे बढ़ते हैं, अगला है वातोन्माद यानी हिस्टीरिया के कारण। ठीक है, इसके क्या क्या कॉज होते हैं उसी को हम लोग अब देखने वाले हैं। तो पहला साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें कार्य करता है, दूसरा अभिभावक और बच्चों के बीच संबंध कैसा है ये भी इसमें देखने को मिलता है, या इसके कारण हिस्टीरिया पैदा होता है। साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक कारण जो होते हैं वो भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं हिस्टीरिया में। तो हिस्टीरिया जो है वो मेनली तीन जो कॉजेज हैं उसके कारण से होता है। पहला मनोवैज्ञानिक कोई कारण हो तो, दूसरा अभिभावक और बच्चों के संबंध कैसा है इस पे भी निर्भर करता है, साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वातोन्माद यानी हिस्टीरिया के कारण में। अगला है इसके लक्षण, यानी क्या क्या लक्षण है हिस्टीरिया के वो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला शारीरिक आधार पे और दूसरा मानसिक आधार पे, यानी शारीरिक लक्षणों के आधार पे और दूसरा मानसिक लक्षणों के आधार पे। तो पहला जो होता है वह शारीरिक लक्षणों के आधार पे, जिसमें गतिजनक लक्षण जिसमें पक्षाघात, कंपन, कठोरता, असमान चाल, एफेक्सिया, दौरे, ये सब आते हैं। दूसरा जो होता है वह संवेदी लक्षण जिसमें संज्ञाहरण, पैरेस्थीसिया, हाइपोथीसिया, हाइपरथीसिया और पीड़ा यानी दर्द वगैरह इसमें शामिल होता है। तीसरा जो होता है विशेष संवेदी लक्षण, ठीक है, जिसमें दृष्टि संबंधी विकार, अंधापन, बहरापन, संवादहीनता, गंधहीनता, ये सब शामिल होते हैं। साथ ही जो इसमें विसेक्रल सिम्टम आते हैं जिसे अंतरागी लक्षण बोलते हैं, उसमें हिचकी, उल्टी आना, निगलने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई, स्वर हानि, मूत्र में रुकावट, कब्ज इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक है, तो हिस्टीरिया का जो पहला लक्षण होता है जिसमें शारीरिक लक्षण आते हैं, उसमें गतिजनक लक्षण, संवेदी लक्षण, विशेष संवेदी लक्षण तथा अंतरागी लक्षण शामिल होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है मानसिक लक्षण, जिसे हम लोग मेंटल सिम्टम बोलते हैं, जिसमें पहला जो आता है वो नींद में चलना, दूसरा स्मरण शक्ति समाप्त होना, तीसरा हिस्टीरिया के दौरे आना, साथ ही दोहरा तथा असंख्य व्यक्तित्व, चौथा हिस्टेरिकल साइडोडिमेंशिया और हिस्टेरिकल साइकोसिस इसमें मानसिक लक्षण में शामिल होते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे उपचारात्मक प्रबंधन यानी थेरोपेटिक मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं हिस्टीरिया में, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला, सबसे पहले हिस्टीरिया के जो रोगी होते हैं उसको हम लोग अलग करते हैं, यानी समाज या वातावरण से हम लोग अलग करते हैं या उसको अलग एक वातावरण प्रदान करते हैं। दूसरा, प्लेसबो थेरेपी देते हैं, जिसमें डिस्टिल वाटर का इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन कई बार लक्षणों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, ऐसे हम लोग देते हैं। ठीक है, प्लेसबो थेरेपी जो होता है उसमें डिजिटल वास्टर जो होते हैं उसको हम लोग आईएम के थ्रू और लक्षणों को दूर करने में देते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है ड्रग थेरेपी, जिसमें इंजेक्शन पीजेड 500 mg अथवा डाइजोपाम का 10 mg इंजेक्शन 2-3 दिन तक लगाने से हिस्टीरिया में मानसिक बेचैनी से छुटकारा मिलता है। साथ ही एब्रिएक्टिव थेरेपी में
सोडियम पिनोथोल का 100 mg से 200 mg इंजेक्शन रोगी को देने से तनाव कम होता है। साथ ही हिप्नोसिस दिया जाता है जिससे हिस्टीरिया के लक्षण कम होते हैं। इसमें साइकोथेरेपी दिया जाता है जिससे सपोर्टिव साइकोथेरेपी से अच्छा परिणाम निकलता है। साथ ही इसमें केस वर्क भी करते हैं जिसमें रोगी और उसके पारिवारिक सदस्य से रोग की विस्तृत पूर्व जानकारी अलग अलग लेनी पड़ती है, जिससे उसके पूरी तरह से जो रोग है उसके बारे में पता लगाया जा सके और उसका अच्छा से समायोजन कर और उसका काउंसलिंग कराया जा सके। साथ ही इसमें फैमिली थेरेपी भी किया जाता है जिसमें अनुभवी समाज सेवक और मनोचिकित्सक द्वारा फैमिली की थेरेपी दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ थेरेपैटिक मैनेजमेंट करते हैं उससे संबंधित बात। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके मैनेजमेंट की तरफ। ठीक है, जो नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं उसके तरफ। तो इसमें रोग को देख के और उसका कैसे निदान हस्तक्षेप करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला, अगर परिवर्तित सोच प्रक्रिया आ रही है तब हम लोग रोगी के परिवार से उसके विषय में अधिकतम जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही विशेष विवादों की पहचान कर उनका समाधान ना हुआ तो उसको करते हैं। रोगी की पसंद नापसंद, महत्वपूर्ण लोगों, गतिविधियों, संगीत, पालतू जानवरों आदि के विषय में जानकारी लेते हैं। साथ ही रोगी को लोगों के अतीत के विषय में बात कर उसके दिमाग को फालतू बातों से नहीं भरना चाहिए। विशेष रूप से तनावपूर्ण परिस्थितियों के विषय में चर्चा करने के लिए रोगी को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा जो होता है वह प्रभावहीन व्यक्तित्व अनुकूलन, जिसमें रोगी को अपनी उपस्थिति द्वारा सुरक्षा का आश्वासन देना चाहिए। साथ ही मानसिक बेचैनी पैदा करने वाले तनाव के साधनों को पहचान कर उन्हें हटाना चाहिए और तनाव की कम होने पर वर्णनात्मक शैली और स्वीकार्य हल्के किस्म का पर्यावरण देना चाहिए। साथ ही रोगी को अधिक उपयुक्त और अनुकूल प्रक्रिया अपनाने में सहायता करनी चाहिए। तीसरा जो होता है वो होता है संवेदी अनुभूति परिवर्तन, जिसमें अक्षमता पर ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए। साथ ही रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित करना। चिकित्सक द्वारा दिए गए मूल्यांकन, लेबोरेटरी की रिपोर्ट तथा अन्य विवरणों को नोट कर और देखे गए ऑर्गेनिक पैथोलॉजी ठीक प्रकार से की जा रही है इसकी भी निर्धारण करना चाहिए। साथ ही रोगी को अपने चिंता और डर को बताने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही आत्म संभाल में भी कमी आए तो उस स्थिति में रोगी की अक्षमता का मूल्यांकन करना और उसके शक्ति और क्षति के क्षेत्रों को नोट करना और रोगी की योग्यता के स्तर पर उसे आत्म संभाल के लिए प्रोत्साहित करना और निर्णयकारी दृष्टिकोण को अपनाना इसमें शामिल होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे, अगला है न्यूरोसिस के तरफ। ठीक है, न्यूरोसिस जो होता है उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो 1769 में विलियम कॉल्टन ने किया था। यानी न्यूरोसिस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले विलियम कॉल्टन ने 1769 में किया था। इसका मतलब होता है हल्की से लेकर सामान्य तक गंभीर बीमारियां जिसमें वास्तविक परीक्षण के लिए इंगोफंगस को गंभीर हानि नहीं हुई है और जिसमें जीवन का समायोजन अपेक्षाकृत सीमित हो गया है, उसी को हम लोग न्यूरोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें बाद में रोगी जो होता है वह बाहरी वास्तविकता से संबंध नहीं गंवाता है। यह व्यक्ति के लिए कष्टदायक और अस्वीकार समझी जाती है। न्यूरोसिस जो होता है, व्यक्ति जो होता है वह बाहरी वास्तविकता से संबंध नहीं गंवाता है तथा ऐसे जो रोगी होते हैं वो उनका जीवन जो होता है वह कष्टदायक तथा अस्वीकार माना जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे न्यूरोसिस के कारण की तरफ। तो पहला होता है बायोलॉजिकल कॉजेस। तो इसमें जीव रासायनिक परिवर्तनों, न्यूरोएटमिकल परिवर्तनों और न्यूरोकेमिकल इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है जैविक कारण बायोलॉजिकल कॉजेस, जिसमें जीव रासायनिक परिवर्तन, साथ ही न्यूरोएटमिकल परिवर्तन और न्यूरोकेमिकल शामिल होते हैं। दूसरा जो होता है वो चिकित्सीय अवस्थाएं। ठीक है, जिसमें मेडिकल कंडीशन आते हैं, जिसमें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, पदार्थ मादकता, पदार्थ निकासी, हाइपोग्लाइसेमिया, कैफीन मादकता, हृदय का द्युमल कपाट भ्रंश यानी मिट्रल वाल्व प्रोलेप्स तथा अधचेतिकीय प्यूसिक एड्रिनल एक्सिल में असमानता, ये सब चिकित्सीय अवस्था में शामिल होती है। तीसरा जो होता है हेरिडिटी, जिसमें परिजनों में यह रोग 15 से 25% तक पाया जाता है, उसके कारण ये रोग होता है। चौथा जो होता है पर्सनालिटी, अगर किसी कारणवश पर्सनालिटी चेंज हो रहा है तब न्यूरोसिस होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही पांचवा जो होता है अंतर्द्वंद, जिसे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। छठा जो होता है वो व्यक्तिगत संवेदना, जिसमें व्यक्ति जो होता है वो न्यूरोटिक्स अनियमितताओं के लिए अत्यधिक संवेदन हो जाता है। सातवां जो होता है वो अत्यधिक तनाव, जिसके कारण जो है न्यूरोसिस होने का संभावना प्रबल हो जाता है। साथ ही बुद्धि स्तर भी अगर छीन रहा है तो उस स्थिति में भी न्यूरोसिस होने का संभावना बढ़ जाता है और वातावरणीय कारक भी न्यूरोसिस के होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके लक्षण की तरफ। ठीक है, सिम्टम की तरफ। तो पहला, दिल के धड़कन अनियमित होने लगते हैं, साथ ही कंपन, सांस फूलना, चक्कर आना, मुंह सूखना, पसीने आना, भ्रांति अनुपस्थित होना, साथ ही व्यवहार में चिंता के कारण परिवर्तन आना,
ये सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जो भी न्यूरोसिस के लक्षण होते हैं उसमें दिल के धड़कन अनियमित होना, कंपन, सांस फूलना, चक्कर आना, मुंह सूखना, पसीना आना, भ्रांति अनुपस्थित होना और व्यवहार में चिंता के कारण परिवर्तित होना, ये सब शामिल होते हैं। अगला है इसके ट्रीटमेंट। ठीक है, जो भी न्यूरोसिस के पेशेंट होते हैं उसका हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहला, मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना इसमें आवश्यक नहीं होता है। दूसरा, इसका उपचार थेरेपी के द्वारा किया जाता है। साथ ही इसमें एंजियोलाइटिक ड्रग्स का भी उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, जो भी न्यूरोसिस के पेशेंट होते हैं उसका उपचार हम लोग अस्पताल में भर्ती ना करवा के भी करते हैं। साथ ही इसमें थेरेपी के द्वारा इसका उपचार होता है और इसमें एंजियोलाइटिक ड्रग्स का उपयोग हम लोग करते हैं इसके उपचार में। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।